पापा। बाय बेटा, संभल कर जाना। हाँ? अरे मनीषा, बिजली का बिल भरना है, भूलना नहीं। हाँ हाँ बा, नहीं भूलूंगी। सेजल, बाबूजी को नर्मदा नदी से कितना लगाव है ना। अक्सर जिक्र किया करते थे। भरूच में नर्मदा के किनारे बैठना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। कल ही भरूच चलते हैं और बाबूजी की अस्थियों को नर्मदा नदी में बहा देते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, लोग हमें मिलने आ रहे हैं। घर पे किसी का रहना बहुत जरूरी है। हम ऐसे कैसे जा सकते हैं भरूच? सेजल, मनीषा 19 साल की हो गई है। वो घर को और मेहमानों को संभाल सकती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि बाबूजी की अस्थियां अब तक घर में पड़ी हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बाबूजी मुझसे कह रहे कि बेटा मेरी अस्थियों को नर्मदा नदी में बहा दो, अभी बहा दो। एक और काम था। क्या? भरूच से मनीषा के लिए जो रिश्ता आया था, उस लड़के को भी देखाते हैं। क्या हो गया है आपको? अभी तक बाबूजी की अस्थियां नहीं बहाई हैं हमने। सेजल, वो रिश्ता बाबूजी लेकर आए थे, याद है ना? जैसा आपको ठीक लगे, लेकिन सुबह जल्दी निकलकर रात तक लौट आएंगे। बच्चियों को ऐसे अकेले घर पे रखना मुझे बहुत घबराहट होती है। पापा, पापा आपने अच्छे से ढूंढा? अच्छे तरीके से? हाँ बेटा, नदी के चारों तरफ देखा मैंने। पापा मदद मांगते, चिल्लाते, लोगों को इकट्ठा कर दे। कोई ना कोई जरूर होता जो तैरना जानता और खुद कर बाघ को बचा लेता। आवाज ही बंद हो गई। सब कुछ इतना अचानक हो गया कि डर गया मैं। बेटा शौक हो गया था। पापा हम बाघ को ढूंढ के ही रहेंगे। चलिए आप अभी चलिए। मेरी सेजल तैरना नहीं जानती थी। डूबने में 20 सेकंड से कम समय लगता है राजेश जी। अब भरूच से अहमदाबाद गए, बेटियों को बताया और अब यहाँ आए। 16 घंटे बीत चुके हैं। भरूच में मदद नहीं मांगी आपने? समझ में नहीं आ रहा पहले मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। सर प्लीज हमारी बाघ को ढूंढने में मदद कीजिए। शायद किसी ने उनकी जान बचा ली हो। बचा ली होती तो खुद कांटेक्ट करती ना, सीधे घर चली आती। या उनका भी दिमाग सुन पड़ जाता है राजेश जी की तरह। खुद कीजिए। 16 घंटे बीत चुके हैं, अब तक लाश पता नहीं बहकर कहाँ चली गई होगी। बाघ नहीं मर सकती अंकल, आप बाघ को ढूंढिए। अच्छा ठीक है, रो मत बेटा। हम एक काम करते हैं, भरूच पुलिस को मैसेज करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए ध्यान से, उधर पीछे ध्यान से। चलिए ध्यान से, वहां पीछे। हाँ वहां कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना साहब, बचना नामुमकिन है। एक बार नर्मदा माता चिढ़ जाती है तो कितना बड़ा तैरने वाला उस्ताद क्यों ना हो, बच नहीं सकता। माता निगल जाती है। राजेश, सेजल तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे बच्चों की माँ। ऐसे कैसे चुपचाप डूब जाने दिया उसे? क्यों नहीं छलांग लगा दी पानी में तुमने? मेरी बच्चियां अनाथ नहीं हो जाती ससुर जी। मुझे भी तैरना कहाँ आता है। बच्चियों के बारे में सोच के पानी में नहीं कूदा मैं। अगर मेरी दोनों बच्चियों के हाथ पीले हो गए होते तो एक पल के लिए नहीं सोचता। साथ साथ मैं भी समा जाता नर्मदा नदी की गोद में।
हमारी टीम और गांव वालों ने ऊपर से नीचे तक 30 किलोमीटर तक ढूंढा, समंदर तक ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद नदी के बहाव में लाश समंदर में बह गई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? इस राजेश के पिता की अस्थियां बहाने गए थे और मेरी बेटी बह गई। किसी ने कोई मदद नहीं की, कुछ भी नहीं किया। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। पर मैंने देखा, पल झपकते छीन ली मेरी पत्नी उस नदी ने। अगर मैं कुछ कर सकता तो मैं करता नहीं वहां पे। इस बात का क्या मतलब है कि मैंने आज तक सुना नहीं? अरे लोग नदी में बह नहीं जाते क्या? बह नहीं जाते? पता नहीं नदी मुझसे किस जन्म का बदला निकाल रही है। पता नहीं किस जन्म का बदला निकाल रही है। मुझे इस नदी वाले एंगल से बड़ी बू आ रही है। 7 दिन पहले राजेश के पिता का देहांत होता है और उसकी अस्थियां बहाने के चक्कर में राजेश की बीवी नदी में बह जाती है। माना कि नदी बहुत गहरी है, लेकिन उससे भी गहरी साजिश है। हमारे साहब आपसे मिलना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हारे दादाजी कुछ दिन पहले गुजर गए। जी मेडिकल रिपोर्ट कहती है हार्ट अटैक। जी। कोई दिल की बीमारी थी या कोई टेंशन? देखो मनीषा, तुम्हारी माँ का इस तरह से पानी में बह जाना गड़बड़ लग रहा है। वो भी दादाजी की मौत के ठीक 7 दिन बाद होना और भी गड़बड़ लग रहा है। ये बताओ कि दादाजी को हुआ क्या था? उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। अगर ये गंदगी जारी थी तो इस तरह गिड़गिड़ा के मुझे वापस बुलाने का क्या मतलब था राजेश? अरे कोई गंदगी बंदगी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। शर्म करो राजेश। बिल्ली भी आंखें बंद करके दूध पीती ये सोचे कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारी तो आंखें खुली है ना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारी दोनों बेटियां जानती है तुम्हारे नाजायज संबंध है, फिर भी तुम मना करो। बुलाओ उन दोनों को, बुलाओ उनके सामने। बस बहुत हो गया। 1000 बार कह चुका हूं कि नमिता को बीच में मत घसीटा करो, मत घसीटा करो। उसके और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है और मैं ये साबित कर सकती हूँ। बस करो, हद हो गई। अरे कुत्ते बिल्ली की तरह। अरे कोई लाज, कोई शर्म बच्ची है या नहीं इस घर में? 2 जवान बच्चियों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। बाबूजी, अब आप शांति रखिए। चुप। अरे तूफान तुम खड़ा करते हो और शांति मैं रखूं? बेशर्म हो राजेश, बेशर्म हो तुम और बदनसीब हो। अरे अपनी खुश नसीबी पहचान नहीं पा रहे तुम। अरे इतनी अच्छी बीवी है तेरी, अरे 2 बच्चे हैं, तो और क्या ढूंढने जाते हो बाहर तुम? जानवर है तू। हमने कभी तुम्हें गलत नहीं सिखाया। देखो राजेश, तुम दोनों ने लव मैरिज किया है। हमने कभी अड़चने आने दी है उसमें? सेजल के माताजी और बापूजी ने भी तुम्हें सहारा दिया है, सपोर्ट किया है, और आज तुम्हारे प्रेम कहानी का ये हशर है। अरे तुम्हारी ये हरकतें तुम्हारे माँ को खा गई। अब एक बार मुझे खा जाए तो तुम्हें सुकून मिलेगा। दादाजी पापा और पा का झगड़ा देख नहीं पाते थे। 1-2 दिन बाद फिर झगड़ा हुआ और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये नमिता कौन है? पापा के साथ म्युनिसिपल ऑफिस में काम करती है, विधवा है। उसका और पापा का अफेयर था। बेटा राजेश, तुम और सेजल तलाक कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन मनीषा जिगना का सोचो। अरे वो दोनों बच्चियां शादी की इज्जत कर सकेंगे? अरे दोनों शादी कर सकेंगे या नहीं? अरे जब उनके ही अपने माँ बाप शादी की कदर नहीं कर सके तो वो क्या कदर करेंगी? बोलो, तुम भी यही चाहते हो? हाँ, क्या आगे चलकर तुम अपने बच्चों का घर बसा हुआ देखना नहीं चाहते? सेजल बेटा, तुम्हारे बाबूजी बहुत पते की बात कह रहे हैं। ईश्वर भाई, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ।
सब कुछ भुलाकर नए सिरे से शुरुआत करने में ही सबकी भलाई है। हाँ। मैंने तो आज तक कोई गलती नहीं की, लेकिन राजेश ने तो पाप किया है। फिर भी मैं उसे माफ करने को तैयार हूं। लेकिन क्या है, नमिता को भूल पाएंगे? दिल से बोलना राजेश, और सच बोलना। देखो राजेश बेटा, तुम ईश्वर भाई के इकलौते संतान हो और सेजल मेरी इकलौती बेटी है। ईश्वर भाई और मेरी जान दोनों बच्चियों में अटकी पड़ी है। हमारे लिए, इन बच्चियों के लिए और अपने पुराने प्यार के खातिर बेटा, एक बार एक दूसरे को मौका और दे दो। ये 1 साल पहले की बात है? सर 9 महीने पहले की बात है। तो तुम्हारे पापा ने फिर से नमिता से रिश्ता जोड़ा, कसम भी तोड़ी और तुम्हारी माँ का दिल फिर से तोड़ दिया। ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये एक एक्सीडेंट का केस जान पड़ता है। राजेश और सेजल बाबूजी की अस्थियां पानी में बहाने जाते हैं और दुर्भाग्यवश सेजल नदी में बह जाती है और डूबकर मर जाती है। लेकिन पुलिस के मन में शक का बीज तब उठा जब उन्हें पता चला कि राजेश ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, एक छोटी सी कोशिश भी नहीं, मदद के लिए चिल्लाया तक नहीं। जाहिर है कि पुलिस को पूरी की पूरी दाल काली लगने लगी। क्या इस काली दाल में कुछ पीला भी था? क्या राजेश की बातों में कुछ सच्चाई थी या नहीं? देखिए, हमें पूरा डाउट है कि ये केस एक्सीडेंट का केस नहीं है। सेजल पुल पर से गलती से नहीं गिरी, कुछ और हुआ है, जुर्म हुआ है। आपको किसी पर शक है? शक करने से क्या होगा? सेजल वापस आएगी, मेरी नवासियों को उनकी माँ वापस मिलेगी। नहीं मिलेगी, लेकिन शायद सेजल की आत्मा को शांति मिलेगी। आपको नहीं लगता कि राजेश झूठ बोल रहा है? राजेश ने मेरी बेटी का भरोसा और दिल दोनों तोड़ा है। मैं उस पर या उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करता, लेकिन मैं उसे खूनी नहीं मान सकता। राजेश उस हद तक नहीं जा सकता है। प्यार तो है, सालों से है। वो शादीशुदा है, 2 जवान बेटियां हैं राजेश की। प्यार वो सब कुछ नहीं देखता। और हाँ, मैं भी कभी शादीशुदा थी, मेरे भी 2 बच्चे हैं। पति की मौत कैसे हुई थी आपके? उनका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हाँ, मैंने उन्हें नहीं मारा और ना ही सेजल को, जिसका आप मुझ पर शक कर रहे हैं। क्यों ना करें शक? सेजल अगर राजेश की जिंदगी से निकल जाती और राजेश मुझसे शादी कर लेता तो बढ़िया होता। सेजल को मारकर अपना घर बसाना नहीं इंस्पेक्टर, कभी नहीं। प्यार एक चीज होती है और पागलपन दूसरी। सेजल के खून में शामिल होना मतलब अपने बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डालना है। मैं राजेश से इतना प्यार नहीं करती जितना अपने बच्चों से प्यार करती हूँ। मनीषा, क्यों किया तूने ऐसा? जो पुलिस ने मुझसे पूछा, मैंने सच बता दिया। मैंने आज तक कभी तुम दोनों से झूठ बोला? तेरी बात से बोला हो, लेकिन तुमसे कोई झूठ बोला? जिग्ना बेटा, तू बता, तुझे क्या लगता है कि जो कुछ हुआ वो हुआ ही नहीं है? तेरी माँ गिरी नहीं है, मैंने धक्का दिया उसे। बोल, तुझे ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। उससे मेरा मुंह बंद नहीं होगा। आप बात से नफरत करते थे और आप नहीं चाहते थे कि बाइस घर में वापस आए। ऐसा अगर ऐसा होता तो पिछले 1 साल से हम लोग इस घर में एक साथ रहते। क्योंकि दादाजी और नाना जी ने आप पर दबाव डाला था, इसलिए। और दादाजी तो अब रहे नहीं, और उनके बिना नाना जी आपको कुछ कह नहीं सकते। बस कर अब। दादाजी ने भी आपसे यही कहा था, बस। लेकिन आपने सुना? आप तो उस नमिता की शादी करके रहेंगे। लेकिन पापा, बाप को देख रही है, बाप को देख रही है पापा। सेजल के नर्मदा नदी में गिरकर बह जाने की बात को 2 दिन बीत चुके थे। पुलिस की सारी तहकीकात सिर्फ राजेश की तरफ इशारा कर रही थी। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत या चश्मदीद गवाह नहीं था यह साबित करने के लिए कि यह एक्सीडेंट नहीं, हत्या थी। ऐसा लग रहा था कि इस केस की सच्चाई को राजेश के अलावा और कोई नहीं जानता था, पर ऐसा नहीं था। सेजल की सच्चाई से एक शख्स और वाकिफ था, लेकिन कौन था यह शख्स?
तुम कैसे? एक ऐसा सच है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और वो सच मैं तुमसे बुलवाऊंगी। मैंने झूठ बोला, मैंने सबसे झूठ बोला। मैं सेजल को एक अरसे से मारना चाहता था, बस मौके की तलाश थी। मौका मिलते ही मैंने सारी प्लानिंग कर ली। मुझे मालूम था कि सेजल को तैरना नहीं आता है, इसलिए उसके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। बाबूजी के जाने के बाद मैंने सोचा कि बस बहुत हो गया शादी का नाटक। मुझे नहीं बनना है शादीशुदा जिंदगी का आदर्श पति। शादी का मतलब तो मन और दिल का मिलन होता है, लेकिन सेजल मेरे गले से बंधी हुई पत्थर थी, बोझ थी वो। मैं अपनी दोनों बच्चियों से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी, और मेरे ससुर जी ऐसा कभी नहीं होने देते। इसलिए मैंने सेजल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। तो फिर आज तुम्हारे अंदर का ये हरिश्चंद्र कहां से जाग गया? डर के मारे या पछतावे से? सेजल जी, आखिर आप मौत को मात देकर वापस कैसे लौटी? मुझे वापस भेजा गया, सच बताने। वापस भेजा गया? किसने भेजा? मेरी मौत ने। मेरे पास तो एक पैसा नहीं था, फिर एक आदमी मिला जैसे भगवान ने भेजा हो। उसी ने मुझे अहमदाबाद छोड़ा। ऐसा केस ना कभी सुना ना कभी देखा। खैर, आज देख भी लिया और सुन भी लिया, लेकिन हम सबको खुशी है कि आप ठीक ठाक वापस आ गई। पर राजेश को तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे तो अब हम अंदर डालेंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। बस आपको थाने आकर एक बार रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या करने की कोशिश। इस केस पर सेजल का पति राजेश पहले से पुलिस की हिरासत में था। अब जरूरत थी कि सेजल की तरफ से पुलिस कंप्लेंट हो, जिसके बेसिस पर राजेश के खिलाफ चार्जशीट दायर की जाएगी। अब यह फैसला सेजल को लेना था कि वो किस तरह की पुलिस कंप्लेंट करती है और उसका बच्चों के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। कई सारे पेचीदा सवाल थे और सारे जवाब टिके हुए थे सेजल की एक कंप्लेंट पर। आखिर क्या होने वाला था सेजल का फैसला? तुम जा सकते हो। सुना नहीं? तुम जा सकते हो, तुम्हारी रिहाई हो गई है।
तुम्हारी पत्नी ने तुम पर कोई आरोप नहीं लगाया। अब जबरदस्ती तो तुमको यहाँ रोक कर रख नहीं सकते। आजाद हो, जा सकते हो। सेजल, तुमने मेरी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया? नहीं, मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती को कबूल किया। ये क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारे गुस्से, तुम्हारे आक्रोश की दस्तक को सुनना चाहिए था। जानना चाहिए था कि प्यार तो सिर्फ मैं तुमसे करती हूँ। तुम्हारे दिल और जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। झूठे सपने देख रही थी मैं, जो झूठी नींव पे खड़े थे। नहीं सेजल, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है राजेश, और इसी झूठ से तंग आके तुमने मुझे मारने की कोशिश की। फिर भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी अपनी जान जा रही थी जो नमिता में अटकी थी। उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। मानती हूँ, इसलिए तुम्हारा हाथ उसके हाथ में देके मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। और मनीषा और जिग्ना भी तुम दोनों के प्यार के बीच में नहीं आना चाहते, इसलिए ये दोनों मेरे साथ रहेंगी। मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम्हें ये जिंदगी जीने का पूरा हक है, जितना मुझे है, जितना सबको है। लेकिन सिर्फ जिंदा रहना मायने नहीं रखता राजेश, जिंदगी को जीना भी बहुत जरूरी है। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने पिता में और आप में कभी कोई अंतर नहीं समझा। अगर आप जिंदा होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब जहां भी है, राजेश को माफ कर दीजिए। उसको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है, और मुझे अपनी खुशियों के लिए किसी को बर्बाद करके कोई खुश नहीं रह सकता बाबूजी, खुश नहीं रह सकता। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गू खाओ सालो, गू खाओ। गुज्जर बिरादरी की नाक कटा दी और सारी दुनिया तमाशा देखती रही। जवान नस्ल के सामने मजाक बना के रख दिया। अरे तुम लोगों को तो हिजड़ों की टोली में भी जगह नहीं मिलेगी। थू है तुम लोगों पे, थू। धुल गए पाप। अब कोई कुछ बोल के दिखा दे। अब देखते ना राजपूतों के पिछवाड़े में कितना दम है। साले हम गुजरों को नीचा दिखाना चले थे, मिल गया जवाब सालों को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जातिवाद को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन माना था, पर दुश्मनी के दलदल में पनपने वाला जातिवाद का नासूर दम तोड़ने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि दिन ब दिन ये जाने लेता जा रहा है, तबाही मचाता जा रहा है। जून 2010, नई दिल्ली। तुम दोनों ना फोन ना कुछ, बस ऐसे ही टपक पड़ी महारानियां। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ? टेंशन है, तुझसे और जीजू से कुछ जरूरी बात करनी है। तुम लोग अंदर आओ। हाँ ना, समझ ठंडा हो रहेगा। जीजू, एक बात बतानी थी। हाँ बोल। दरअसल खुशी और विवेक ने छुप के शादी कर ली है। वेरी नाइस। फिर क्या बात है, तुम लोगों ने छुप के शादी भी कर ली, जिस तरीके से मल्लिका और मैंने की थी। और याद है रोमा, तुमने हमारी कितनी मदद की थी। एक्चुअली ये दोनों ना तुमसे कुछ मदद मांगने आए हैं।
हाँ तो बोल ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? कि हम प्यार करने वालों की बिरादरी ना एक दूसरे की मदद पे टिकी है। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, मॉडलिंग करना है। विवेक तो अभी बिजी है, वो साथ नहीं आ सकता है, लेकिन मैं अकेले चली जाऊंगी। बस आप। हाँ तो ठीक है ना, टेंशन क्यों ले रही है? मेरे ऑफिस का कुलीग है उधर, मैं उसे फोन कर दूंगा, वो वहाँ पे सब बंदोबस्त कर देगा। और हाँ, पीछे से तेरे उस विवेक को ही पार्सल कर देंगे। आज टिफिन में तुम्हारी फेवरेट पालक पनीर रखी है। क्या बात है भाई, आज इस स्पेशल डिश की स्पेशल वजह? सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए। क्या जान सकता हूँ मैं कि ये शॉपिंग किस चीज की हो रही है? शिमला के 2 टिकट्स और होटल रूम्स। शिमला? शिमला कौन जा रहा है भाई? हम दोनों, हमारी 4थी वेडिंग एनिवर्सरी है, भूल गए ना तुम? तुमने इसे सोच भी कैसे लिया कि मैं वो दिन कभी भूल भी सकता हूँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोगों की शादी हो पाएगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, कभी कोई डाउट नहीं था। अब तुम ये सोचना समझना मुझ पे छोड़ो और अपनी चेकबुक भी। चेकबुक? ठीक है। और मैं तुम्हें तो शिमला ले जा रही हूँ ना। अरे रे 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 रे। अच्छा बताओ कि शिमला में मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या करोगी? वो तो मैं शिमला जाके ही बताऊंगी। तो ठीक है, जो भी करना कुछ ऐसा स्पेशल करना कि जब हम 5वीं बार शिमला जाए ना, 2 लोग नहीं 3 लोग शिमला जाए। तुम, मैं और हमारी जूनियर मलिका। जाओ। और 25वीं सालगिरह पे भी हम शिमला ही जाएंगे, अगर जिंदा रहे तो। जीत प्लीज ऐसा मत बोलो। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चेकबुक टेबल पे रख देता हूँ, तुम जाके शॉपिंग कर लेना। ओके? हेलो, नमस्ते जय जी। हाँ पुलकित, कैसा है? बड़े दिन हो गए थे, दीदी से ना बात हुई, आपसे भी बात नहीं हुई। हाँ काफी दिन हो गए। और सुना? जी जी, आपसे ना एक हेल्प चाहिए थी, आके मिल सकता हूँ क्या अभी? हाँ जी, थोड़ा अर्जेंट है। तो एक काम कर, ऑफिस आ जा। जीजा जी, मैं ना अशोक विहार फेज 2 में हूँ। तो वो तो मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है। हाँ जी जी। तो एक काम कर, वहीं वेट कर, मैं तुझे जाके पिक करता हूँ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते, आ जा। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तू कैसा है? बस बढ़िया जीजा जी। अरे जयदीप, तुम भी आए हो? पुलकित, तो क्या कर रहे हो यार? ठोक दे कुत्ते को। सर, लैंडलाइन के नंबर रिंग जा रही है सर, लेकिन कोई उठा नहीं रहा। कोई दूसरा नंबर नहीं है? मोबाइल नंबर है सर, लेकिन स्विच ऑफ। चेक करो यार। जी सर। सर यहाँ आइए सर। दोनों गोलियां नजदीक से चलाई गई और दोनों की मौतें भी तुरंत हुई, ऑन द स्पॉट। दोनों गोलियां एक ही बंदूक से चली होंगी? बिल्कुल, ना कोई झड़प, ना कोई मारपीट, ना ही रंजीत की तरफ से और ना ही मिसेज रंजीत की तरफ से। तब तो ये चोरी का मामला नहीं लगता है, कातिल इन दोनों को जानता था। वैसे क्या टाइम डिफरेंस रहा होगा इन दोनों की मौतों में? यही कोई आधे घंटे 40 मिनट। रंजीत की बॉडी जिस कार से मिली है, वहां से रंजीत का घर भी आधा घंटा की दूरी पर है। सर, रणजीत और मल्लिका दोनों वजीरपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, बस बॉडी क्लेम करने आते ही होंगे।
सर, रणजीत इकलौता बेटा था और मल्लिका का एक भाई है पुलकित, वो यहाँ नहीं आया सर। इकलौती बहन के अंतिम संस्कार में भाई नहीं आया। एक काम करो, दोनों फैमिली को थाने में पेश करो, पता करते आखिर माजरा क्या है। इतनी शांति से जी रहे थे दोनों, मेरा ना किसके साथ ये दुश्मनी थी बालका की। सुना है कोई खास शांति से दोनों की शादी नहीं हुई थी, दोनों ही परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। इंस्पेक्टर साहब, खिलाफ शादी के थे, बच्चों के नहीं। आखिर हमने आशीर्वाद तो दे ही दिया था। 4 साल होने को थे, सारी गलतियां भुलाकर अपना लिया था साहब दोनों बालकों को। ऐसा कौन सा महापाप किया था रंजीत और मल्लिका ने? हम गुज्जर हैं और हम राजपूत। ये गलती थी, प्यार किया, जात के बाहर शादी की। हम तो जात के अंदर भी ये प्यार व्यार नहीं मानते। मैंने बताया ना, सब कुछ भुला दिया था, अपना लिया था दोनों को। तो आपका बेटा पुलकित आग देने क्यों नहीं अपनी बहन को? बाहर गया है काम थे, उस बेचारे को तो अभी तक यो भी नहीं बताया कि उसकी बहन के साथ ये सब हो गया। कैसे बताएंगे आप? जब से लाशें मिली हैं तब से उसका फोन ऑफ है। भेजे में गोली लगने से पहले रंजीत को लास्ट कॉल पुलकित से आया था, ऐसे रंजीत के फोन रिकॉर्ड्स बताते हैं। और उसी फोन रिकॉर्ड से हमें पुलकित का नंबर भी मिला और यह भी पता चला कि रंजीत के मौत के बाद भी पुलकित का नंबर ऑन था, लेकिन मल्लिका के मौत के बाद से पुलकित का नंबर ऑफ है। बड़ी अजीब बात से। हमें तो कुछ अजीब नहीं लगा इसमें। पुलकित मल्लिका का सगा भाई है साहब, वो ऐसा कोई काम ना करेगा और कोई बाहर से आके भी कुछ नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब, हमने तो उन दोनों को दिल से माफ कर दिया था, अपना लिया था। दिलों का कोई भरोसा नहीं है प्रताप सिंह जी, बड़ी गहरी अंधेरी खाई होती है दिलों में। 2-4 साल बाद फिर से लावा उगल सकती है। खैर छोड़िए, आपका बेटा कहाँ गया? किस काम से गया, बताएंगे? ठीक से बता कर नहीं गया। सर, मल्लिका के फोन रिकॉर्ड चेक किए सर, इसमें आखिरी नंबर उसकी चचेरी बहन रोमा का है सर। रोमा कहाँ रहती है? सर वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन उसका फोन बंद है सर। उसके घर गए थे? लेकिन ताला बंद है सर। उसके साथ और कोई रहता है? वो अकेली रहती थी दिल्ली में, उसकी पूरी फैमिली वजीरपुर में रहती है सर। मल्लिका के पिता का छोटा भाई है रोमा का पिता वीरेंद्र सर। देख इंस्पेक्टर, मैं शमशान ना आया था क्योंकि मैं मंडप पे भी ना गया था। मैं उस शादी के सख्त खिलाफ था और आज भी खिलाफ हूं। जात के खातिर? जात के अलावा है क्या? हाँ? अरे गुज्जर बिरादरी की छोरी राजपूता के घर चली गई, इसका मतलब आप क्या समझोगे? मैं सिर्फ कानून की भाषा समझता हूं वीरेंद्र जी, और इस देश का कानून जातिवाद को जुर्म मानता है। खैर छोड़िए, आपकी बेटी रोमा का है? मने ना बेरा। और आपकी दूसरी बेटी खुशी? अरे मैंने कहा मने ना बेरा। आपकी 2 जवान बेटियां गायब हैं और आपको कुछ पता नहीं। मैं उन्हें अपनी बेटियां ही नहीं मानता। जब से उन दोनों ने मेरे बड़े भाई की बेटी मल्लिका से बेशर्मी ओढ़ी है, मैंने उनसे कोई नाता ही नहीं रखा। लेकिन आपका बेटा जयदीप, उसने तो नाता रखा है। 3 दिन पहले उसने रोमा से बात की थी। वही होगी बात है। की होगी नहीं, की है। जयदीप कहाँ है? खुद ही ढूंढ ले। अच्छा, हम उसे खुद ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, छुपने वाले को हम अपने तरीके से ढूंढते हैं, फिर मेरे सामने आकर रोइएगा मत। राम राम। चल राजदीप। बड़ा पेचीदा मामला है। रंजीत और मल्लिका के माँ बाप ने शादी को स्वीकार लिया, लेकिन मल्लिका का चाचा वीरेंद्र, इसने जहर नहीं थूका। और सर, मल्लिका का भाई पुलकित और रोमा का भाई जयदीप दोनों लापता हैं।
रोमा का भी कोई कांटेक्ट नहीं। अजय फैमिली ड्रामा है। चाँद के बाहर शादी हुई, अब 4 साल बाद इस बात को कुरेदने का क्या मतलब? मुझे तो लगता है कि रोमा कुछ ना कुछ तो जानती होगी, तभी उसे गायब किया गया है। तुम एक काम करो दीवान, वजीरपुर को तुम अच्छी तरह छान डालो। रोमा, रंजीत और मल्लिका, इन सब की कहानी का हर पन्ना छाप दो, क्योंकि इन्हीं पन्नों से हमें इस केस का सुराग मिलेगा। मैं तो क्या साहब, मेरे बाप दादे भी यहीं जन्मे और यहीं मरे भी, मैं भी यहीं मरूंगा साहब। मरे तो थारे गांव वाले हैं, रणजीत और मल्लिका दिल्ली में मरे हैं दोनों के दोनों, और वो भी भरी जवानी में। जवानी तो जड़ है साहब, हम वक्त बड़ी कमीनी चीज है, बलवा करा देती है, नहीं तो यूं अपनी बिरादरी के बाहर जाके कोई ब्याह करता। इसे भी क्या दुश्मनी होगी जात पात की? दुश्मनी नहीं है साहब, उठना बैठना होता है, साथ में धंधा होता है, पर बेटी का रिश्ता कभी नहीं साहब। अब देखिए ना, सड़क के पल्ली पार राजपूतों का मोहल्ला है, और इस तरफ ब्राह्मणों का, और इस तरफ गुज्जरों का, और उस तरफ मुसलमान है, उनकी अपनी बिरादरी है, और गांव के बाहर छोटी जाति के लोग रहते हैं, और गांव वालों ने हर मोहल्ले के बीच में पत्थर की लकीर बना रखी है साहब। पर इन दोनों बावलों ने वो पत्थर की लकीर बचपन में पार कर ली। राजपूत का लड़का रणजीत और गुज्जर की लड़की मल्लिका। मैं सोच रहा था कि तुम अपने घर पे बता दो। ना बाबा, पहले तुम अपने घर पे बताओगे, जिससे कि तुम्हारे घर वाले आए मेरा हाथ मांगने। तुम जानती हो ना, उससे पहले मेरे हाथ पांव काट के डाल देंगे। हाँ, और मेरी तो बड़ी आरती उतारेंगे। ना बाबा, अगर बाबा को पता चला ना तो बस वो तो मेरी जबान ही काट देंगे। अरे बावलों, पढ़े लिखे हो ना, इतना तो जानते होंगे कि तेल और पानी एक ना हो सके है। काका, ये जो इश्क है ना, ये जमीन और आसमान को एक कर सकता है। तो फिर ये जात पात क्या चीज है? जात समाज का खंबा हुए है, तो फिर तने रहना तो उसी में है। वजीरपुर से बाहर निकल के भी बहुत बड़ी दुनिया, हम कहीं भी रह सकते हैं। और जब दो लोग प्यार करते हैं तो उनको सारी दुनिया अपनी लगती है। दुनिया में बचोगे तभी तो दुनिया अपने जैसी लगेगी। बेवक्त मरने से अच्छा है एक दूसरे को भुला के अपनी अपनी जिंदगी जियो। ना हम बेवक्त मरेंगे और ना ही एक दूसरे को भुलाएंगे, हम तेल और पानी को एक करके दिखाएंगे। क्या बताऊं साहब, मैंने कितना समझाने की कोशिश की दोनों को, पर दोनों ठहरे बावले। प्यार का भूत सवार था। बात की दोनों ने अपने अपने घरों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पिटाई हुई साहब, याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तुम्हारी आखिरी चाय है, इसके पैसे भी मत देना और चलते बनना। अरे देख क्या रहे हो बावलों, तुम्हें यहाँ मेरी दुकान पर किसी ने बैठे देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जिंदा जला देगा। खत्म कर लो चाय और खत्म कर लो किस्सा और चलते बनो। तो शुक्र है भगवान का, इन दोनों को लेकर गांव में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ साहब। पर शादी तो हुई है ना? हाँ हुई तो है। वो रोमा मल्लिका की चचेरी बहन, सुना है उसी ने भागने में मदद की थी दोनों की। फालतू की बात मत कर मल्लिका। दंगा फसाद होने के लिए तुम्हारी लव स्टोरी की जरूरत नहीं है इन लोगों को। एक पान की पिचकारी, एक दिवाली का पटाखा और एक पतंग, ऐसे 1000 बहाने हैं लोगों के पास। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है रोमा, बहुत डर लग रहा है। तू एक काम क्यों नहीं करती, रणजीत के साथ दिल्ली भाग जा, वहां पहुंच के अपने आप सब समझ आ जाएगा। नहीं, वो लोग हमें ढूंढ लेंगे, और फिर अगर उन्हें रंजीत को कुछ। दिल्ली कोई दूध भात थोड़ी है जो ढूंढ लेंगे। और अगर रंजीत की इतनी फिक्र है ना तो कर ले किसी जात वाले से शादी। मैं रंजीत के साथ भाग के उससे शादी कर लूंगी। सुन, ज्यादा सोच मत, इतनी आगे तक आ गई है, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। एक ही जिंदगी है, वापस नहीं आने वाली। और फिर तेरे साथ तो इस जिंदगी में प्यार भी है। इस प्यार को कभी मरने मत देना, समझे? चला जा। तू छाड़े दे, गलती तुम्हारी से। ये कांड होने तक पहले ही कुछ कर दिया होता ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब भी कुछ ना बिगड़ा भाई साहब, 2.25 लाख का खोट डालेंगे, बच के जाएंगे किद। तू रहने दे वीरू। ना, अब तो ना छोड़ूंगा। अब गुजरा की छोड़ी राजपूत के घर में ना जाएगी। आप बस नरम ना पड़ो, मैं इसकी खाल उधेड़ दूंगा। सर,
रोमा को बहुत टॉर्चर किया गया, किंतु उसने मुंह ना खोला। और दिल्ली में रंजीत और मल्लिका ने जाकर शादी कर ली और उसके घर वाले भी राजी हो गए। नहीं सर, गजेंद्र का भाई वीरेंद्र इस शादी तक कभी भी राजी नहीं था, आशीर्वाद देने तक नहीं आया। पूरा का पूरा इल्जाम रोमा पर डाल रहा है, इसीलिए रोमा अपना घर छोड़कर दिल्ली में जाकर बस गई। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब सब कुछ सेटल हो गया था तो 4 साल बाद ये वापस से दुश्मनी आने का क्या मतलब? कुछ तो है। कुछ नहीं सर, बहुत कुछ है। रोमा की छोटी बहन खुशी यानी वीरेंद्र की छोटी बेटी, उसको भी किसी दूसरी जात के लड़के के साथ प्रेम हो गया है। दरअसल खुशी और विवेक ने छुप के शादी कर ली है। ओह, इसलिए रोमा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। क्या हुआ था रोमा के साथ? कहां थी वो और किस हाल में थी? पुलिस ने इस बहादुर लड़की की तलाश में पूरी ताकत लगा दी। सर, पीसीआर 6 से एक इंफॉर्मेशन आई है सर। एक लाश मिली है जिसकी सूरत बिल्कुल रोमा से मिलती है सर। रोमा दीदी, रोमा दीदी, रोमा दीदी उठो, रोमा दीदी, बेटा रोमा दीदी उठो ना। नहीं बेटा, इधर आ बेटा। उठो दीदी, दीदी, दीदी। मौत उसी तरह हुई जैसे रंजीत और मल्लिका की हुई थी, गोली सर के आर पार। एक ही बंदूक से? एक ही बंदूक से। बॉडी डिकम्पोजिशन की वजह से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये मौत लगभग 48 से 50 घंटे पहले हुई थी। यानी 2 दिन पहले? यस सर, मल्लिका और रणजीत का कत्ल भी 2 दिन पहले ही हुआ था। बेटा, तुम्हारे भाई जयदीप और ताऊ के लड़के पुलकित ने मिलकर रंजीत, मल्लिका और रोमा का खून किया है। राजू, मुझसे वादा कर, जयदीप जैसे कभी भी स्कूल नहीं छोड़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। जी दीदी, प्रॉमिस। और औरतों से तमीज से पेश आएगा, कभी हाथ नहीं उठाएगा। नहीं पता, नहीं पता। जी दीदी, जयदीप भाई जैसे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मल्लिका दीदी की बात को लेकर पापा पहले से ही गुस्सा थे रोमा दीदी से, और जब उन्होंने खुशी की मदद की तो पापा और जयदीप में आग बबूला हो गए। वो खुशी की मॉडलिंग और उसका बॉयफ्रेंड दोनों के सख्त खिलाफ थे। ये रोमा मेरी बेटी नहीं, नागन है, नागन है। इसे मल्लिका वाले किस्से के बाद ही इसका सब कुछ चलकर मार देना चाहिए था। ये शादी नहीं होने देनी चाहिए थी पापा। उस रंजीत को अलग करके उसकी एक एक हड्डी तोड़ देनी चाहिए थी। चाचा जी, यो क्या सुन रहा हूं मैं? खुशी रोमा के साथ भाग गई? सुन लिया तो पूछ क्यों रहा साले? गांव में जाके मिठाई बांट। चाचा जी, आप मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि तूने और तेरे बाप ने जात की नाक कटवा दी। अगर तेरी बहन की शादी उस राजपूत छोरे के साथ ना हुई होती तो आज खुशी घर से भागने की हिम्मत ना करती। तुम लोग नरम पड़ गए उस वक्त, इसलिए गांव की हर दूसरी छोरी हीरोइन बनने चली है। चाचा जी, मने माफ कर दो। मैं भी मल्लिका दीदी की शादी के सख्त खिलाफ था, पर क्या करता, ये बाबू नरम पड़ गया तो मैंने तो चुप बैठना ही पड़ रहा। तो अब भी चुप रहना, हाथ में चूड़ियां पहन लो, घाघरे सिलवा लो दोनों, और जाके बिरादरी के ताने सुनो, और जब तक लगा लो कि हम नाम मर्द हैं, अपनी जाति का सौदा करने वाले। आओ आओ, हम अपनी मां बहन के दल्ले दल्ले। और ये आंखें मत दिखाओ, जाके किसी नौटंकी में दिखाना, समझे? और जब तक इस जात पे लगा कलंक नहीं धुल जाता तब तक तुम्हारे पाप नहीं धुलेंगे। चल। मैं रोमा दीदी और खुशी दोनों को सब बताना चाहता था कि क्या हो रहा है, पर उन दोनों ने अपने नंबर चेंज कर लिए थे। तो तुमने मल्लिका को फोन क्यों नहीं किया? सर,
मेरा मलिका दीदी से 4 साल से कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे पास कोई नंबर्स नहीं थे सर, होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता सर। मैं जान कर भी कुछ नहीं कर सका सर, कुछ नहीं। मैं बहुत डरा हुआ था सर, सब खत्म हो गया। एक काम करो दीवान जी सर, पुलकित और जयदीप के फोटोग्राफ्स सारे देश भर में फ्लैश कर दो। न्यूज चैनल, अखबार, इंटरनेट, सब जगह, खास करके दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हिमाचल। उनके पिछवाड़ों पर ऐसी आग लगाओ कि भागकर हमारे हाथ लग जाए। धुल गए पाप, मिट गया कलंक। इतिहास बनाने चले थे और खुद ही इतिहास हो गए। और इस इतिहास को साला याद ही कौन रखता है? इन दो हत्यारों की बातों से खून खौलता जरूर है, लेकिन इनकी बातों में एक सच्चाई तो थी कि हम सब जातिवाद के खूंखार इतिहास को पलक झपकते ही भुला देते हैं। इन दोनों ने उस इतिहास के पन्नों पर एक और अध्याय जोड़ दिया, पिछड़ेपन का एक और खंबा गाड़ दिया। शिमला में मेरे साथ ऐसा स्पेशल क्या करोगी? वो तो मैं शिमला जाके ही बताऊंगी। तो ठीक है, जो भी करना कुछ ऐसा स्पेशल करना कि जब हम 5वीं बार शिमला जाए ना, 2 लोग नहीं 3 लोग शिमला जाए। तुम, मैं और हमारी जूनियर मलिका। अगर मल्लिका और रंजीत की जान बच गई होती तो उनके होने वाले बच्चे इतिहास रचते। वो ना गुज्जर होते ना राजपूत, वो बस इंसान होते जो सभी इंसानों को एक मानते। पर सच्चाई ये है कि वो इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, क्योंकि मोहब्बत की हत्या कर दी गई थी। आपके बेटे और भतीजे ने आपकी बहनों और बहनोइयों का मर्डर कर दिया। आपको कोई शर्म? अरे भाई शर्म तो नहीं आनी चाहिए जिन्होंने अपनी जात की नाक कटवा दी। तो आप इस हत्या का समर्थन करते हैं? देख भाई, तेरा कानून चाहे इसे हत्या कहता हो, पर मैं इसे धर्म युद्ध कहूंगा। गोत्र की पवित्रता और जात की मर्यादा के लिए दोनों लड़कों ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। चल भाई, तेरा कानून चाहे जो मर्जी सजा दे, मैं न डरता। पर एक बात याद कर लो, ये युद्ध कभी खत्म ना होगा। आने वाली पीढ़ियां मुझसे, जयदीप और पुलकित से हमेशा प्रोत्साहित होती रहेंगी। और भाई जो कुछ भी हुआ है सब ऊपर वाले की मर्जी से हुआ है, उसके दरबार में हमने कोई पाप ना किया। मैंने कहा सब धर्मयुद्ध है, कोई पाप ना है, कोई पाप ना किया हमने। सब धर्मयुद्ध है, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी हमारी कुर्बानी को। का जाम लाग रहा भाई। हाँ, अरे जयदीप, ओ भाई हम तो फेमस हो लिए और ये लगता है ये भी मारले खड़े हैं। डर लग रहा है मेरे भाई को। भाई रत्ती भर भी ना, बस एक ही बात का दुख है कि खुशी और विवेक दोनों मरने से बच जाएंगे। और सर जी, अरे हमें ढूंढने में क्यों अपना पसीना बहा रहे हो? हम लोग तो खुद ही आ गए आपके सामने। चलो, कहाँ चलो? सर जी, एक भी सवाल पूछने की जरूरत ना है, सारी स्टोरी बता देंगे वर्ड टू वर्ड। सर जी, जयदीप भैया को मैं लेकर गया था रंजीत से मिलाने के लिए। ठोक दे कुत्ते को। वहां से सीधा हम रंजीत के घर गए थे। दीदी, पापा को बड़ा बुरा लग रहा है रोमा और खुशी के साथ झगड़ा करके। बहुत दुखी है वो, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे थे कि बस बेटियों को अपने घर ले आओ, उन्हें सब कुछ मंजूर है। बस दीदी, आप लोग घर चलिए दीदी। अरे तो ये तो बहुत खुशी की बात है। रूमा सुनेगी तो उसे कितना अच्छा लगेगा। मैं उसे अभी फोन करती हूँ। भैया। हेलो रोमा, जयदीप। जयदीप, तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला?
मलिका दीदी ने दिया, हम उन्हीं के घर पे हैं। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? पापा खुशी तो खुशी के मारे बावली हो जाएगी ये सुन के कि पापा ने उसे और विवेक को अपना लिया है। क्या बात है जयदीप? पुलकित, जयदीप, बस खुशी और विवेक रह गए। रह गए? किस चीज से रह गए? आप तो जानते हैं ना सर जी, लेकिन फिर भी बता देते, वो दोनों रह गए मरने से हमारे हाथों, और हम रह गए उनके सर में गोली मारने से। तुम दोनों को थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना सर जी, बहुत बुरा लग रहा है। मर जाते तो सुकून मिलता। हमारी इज्जत का सवाल था, बस यो ही एक कसर रह गई। तुम लोगों की सगी बहन थी, तुम लोगों को राखी बांधती थी, तुम लोगों से रक्षा की उम्मीद रखती थी। अरे उम्मीद तो हम भी रखते थे, पर जात की रक्षा कौन करता? क्या जात, क्या समाज, क्या इज्जत? हाँ? तुम लोगों की सिर्फ एक ही जात है और वो है अपराधी की जात। और तुम लोगों की इज्जत तुम दोनों की अब फांसी के फंदे पर लटकेगी। ओ सर जी, मुकदमा तो चलने दीजिए, फिर देखते हैं हमारी जात से कौन टक्कर लेता है। अरे 6 राज्यों की सरकार हमारी वोट की भीख के सहारे टिकी है। वोट बैठेंगे तो सरकारें बैठ जाएंगी। दीवान, दीवान ले जा इन लोगों मेरे सामने से, वरना इन कीड़ों में तेरी गोली डालूंगा। ले जा। कोर्ट में पुलकित अपने स्टेटमेंट से मुकर गया, यह कहकर कि वो साजिश में शामिल तो था, लेकिन उसने खुद किसी को नहीं मारा। खुशी और विवेक को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है, पर यह पुलिस प्रोटेक्शन कब तक चलेगी? जिंदगी भर? क्या गारंटी है इस बात की कि वो दोनों किसी और जातिवादी सिरफिरे का शिकार नहीं होंगे? हमारे देश का संविधान और कानून बिना दो राय के जातिवाद और इस तरह की हत्याओं का हर तरीके से खंडन करता है। फिर हमारे पॉलिटिशियंस और प्रशासन इस तरह की लाचारी का प्रदर्शन क्यों करते हैं? और कितने मासूम लोगों की हत्याओं को नजरअंदाज करेगी ये वोट बैंक पॉलिटिक्स? सामाजिक सुधार और एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है एक लोहे का हाथ जो जातिवाद के जहरीले सांप के फन को उठने ही न दे। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।